हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो इंडियन वर्ड है, वैसे अगर आप उसे ना भी लगाएं तो कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि वो 1932 में बना था, इसलिए वहां इंडियन शब्द लगा हुआ था। अब आप खाली पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी इसको बुला सकते हैं। सीएमए इंटर ग्रुप 1 में जो लॉ है उसका पार्ट ए 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स में 5 चैप्टर्स हैं: कॉन्ट्रैक्ट, सेल, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल और एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पुराने जमाने वाली पार्टनरशिप जो 1932 से चली आ रही है और आज के जमाने की मॉडर्न पार्टनरशिप एलएलपी 2008 से जो शुरू हुई, दोनों ही हमारे कोर्स में है। अगर आप पुरानी पार्टनरशिप 1932 के बारे में समझना चाहते हैं, आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 समझना चाहते हैं, तो आज का ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल होगा। हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 को हैंड रिटन नोट्स की मदद से एक एक वर्ड, एक एक पैराग्राफ, एक एक पॉइंट अच्छे से स्टडी करेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ते समय आपको अकाउंट्स की काफी याद आएगी। अगर आपने अकाउंट्स में पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ा हो तो आपको बहुत सारी बातें वहां पर पहले ही पता चल गई होंगी, लेकिन वो जितनी भी बातें आपने सुनी वो अकाउंटिंग एस्पेक्ट से सुनी थी। इसलिए आज पार्टनरशिप लॉ जब आप पढ़ना शुरू करें तो पूरे दिल से अपने मन को शुरुआत से लगाकर ही समझें। जितनी भी बातें थोड़ी बहुत आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स में सुनी होंगी वो यहाँ कनेक्ट जरूर होंगी, तो आपका दिल शायद अच्छा लगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में क्लास के अंदर जो लाइव क्लासेस होती हैं उसमें जो हमने हैंड रिटन नोट्स लिखवाए होते हैं, ये मेरी अपनी डिक्टेशन है जो मैंने स्टूडेंट्स को लिखवाए थे, और उन नोट्स की मदद से ही हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 अभी शुरू कर रहे हैं। आपको मैं नोट्स दिखाता हूं। ये जो स्क्रीन पर आपके सामने रिटन नोट्स हैं, ये वो डिक्टेशन है जो स्टूडेंट्स क्लास में लिखते हैं। तो आपको कोई भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। जितनी भी बातें हम लोगों ने क्लास में डिस्कस करी थी वो सभी बातें आपको इस वीडियो में भी पूरी तरीके से मिलेंगी। पार्टनरशिप एक्ट के बारे में A to Z सारी बातें जो लॉ में है और आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में है, दोनों ही यहां पर कवर हो जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में यहां पर काफी चीजें लिखी हैं। यहां पर इंट्रोडक्शन भी लिखा है और उस इंट्रोडक्शन को आइए पढ़ना शुरू करें। यहां पर जब भी आप देखें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में तो आपको कुछ बातें ये समझ लेनी चाहिए जो यहाँ इंट्रोडक्शन में लिखी हैं। चैप्टर के बारे में कुछ भी पढ़ने से पहले इस इंट्रोडक्शन को अगर आप पढ़ेंगे तो काफी अच्छा आपको समझ आएगा। देखिए यहाँ लिखा है, व्हेनेवर वी वांट टू डू बिजनेस, जब भी हम क्या करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। व्हेनेवर वी वांट टू डू बिजनेस, जब भी आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए आइदर वी कैन डू इट अलोन, या तो हम अकेले करें, या फिर विद इन द लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप लॉ। विद इन द लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप लॉ का मतलब है कि हम जो पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे उसमें लिमिटेशन इस बात की है दोस्तों कि आपको अपने साझेदारों के हिसाब से चलना होगा। मैं पहले ही पॉइंट में साझेदारी की बुराई नहीं कर रहा, मैं बस आपको ये समझा रहा हूं कि जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते समय आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस कि या तो आप बिजनेस अकेले कर लीजिए या फिर आप पार्टनरशिप के कानूनों के मुताबिक एक पार्टनरशिप रजिस्टर करा के वैसे बिजनेस कर लीजिए। आइए आगे पढ़ें। वो कहते हैं, व्हेन वी कंबाइन पीपल, जब हम लोगों को मिलाते हैं, जब हम लोगों के साथ मिलते हैं, जब हम एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, वी इंक्रीज आवर रिसोर्सेज। ऑब्वियसली बात है कि हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, मार्केट रीच बढ़ जाती है, हमारे पास पैसा बढ़ जाता है, हमारे कस्टमर बेस बढ़ जाता है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। हमारा फाइनेंस और हमारे पार्टनर का फाइनेंस, हमारे कस्टमर, हमारे पार्टनर के कस्टमर, हमारी जो सोसाइटी नोन है और हमारे पार्टनर की जो सोसाइटी नोन है, तो बट ऑफ कोर्स इससे काफी ज्यादा रिसोर्सेज हमारे बढ़ जाते हैं। हाउएवर व्हेन वी कंबाइन पीपल, जब हम लोगों को जोड़ते हैं दोस्तों, देयर आर हाई चांसेस, काफी ज्यादा चांसेस किस बात के हैं, ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर्स। ऑब्वियसली बात है, आपने सुना होगा कि 4 बर्तन हैं तो खटकते हैं। पार्टनरशिप में तो 50 पार्टनर्स हो सकते हैं लॉ के मुताबिक, तो उनके बीच में थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, विच विल हैम्पर
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, जिससे पार्टनरशिप की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक सकती है। आगे लिखा है व्हेन पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज रिटन एंड रजिस्टर्ड, अगर पार्टनरशिप का समझौता लिखित में हो और रजिस्टर्ड हो तो दोस्तों उससे फायदा यह होगा कि ये जो आपने लिखित में अग्रीमेंट करा, इस लिखित अग्रीमेंट की मदद से आप जो भी समझौता लिखित में कर चुके होंगे पार्टनर्स के साथ, उससे सबसे पहला फायदा कि सबके राइट्स और ड्यूटीज सबको पता चल चुके होंगे। तो जब सबके राइट्स और ड्यूटीज सबको पता होंगे तो कोई भी अपनी राइट्स और ड्यूटीज के हिसाब से ही काम करेगा, कोई भी पार्टनर उसके बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगा और ऑब्वियसली फिर इससे डिस्प्यूट्स कम होंगे। हमने लिखा व्हेन पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज रिटन एंड रजिस्टर्ड देयर आर लेस डिस्प्यूट्स, तो हमारे डिस्प्यूट्स जो होंगे वो कम होंगे, बिकॉज एवरीवन नोज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हम सबको ये पता होगा कि हमारे कार्यों में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आगे हम लिखते हैं इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज नॉट कंपल्सरी इन नेचर। अभी तो आप कह रहे थे कि अग्रीमेंट लिखा होना चाहिए, मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि अग्रीमेंट लिखा होना चाहिए, लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट डाउन पार्टनरशिप अग्रीमेंट एंड इट इज नॉट कंपल्सरी टू मेक दैट एन अग्रीमेंट। वी कैन हैव अ कैजुअल पार्टनरशिप विदाउट एनी पेपर वर्क एज वेल। अभी आपने सुना कि डिस्प्यूट्स कम होंगे अगर हमारी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होगी, अगर हमारे पार्टनरशिप अग्रीमेंट लिखित में होगा तो हम अपने राइट्स एंड ड्यूटीज उस हिसाब से चला पाएंगे। लेकिन दोस्तों ये कोई रूल नहीं कि हमारी पार्टनरशिप रिटन और रजिस्टर्ड डीड के हिसाब से ही चलनी चाहिए। अगर एक कैजुअल पार्टनरशिप खुले और उस कैजुअल पार्टनरशिप के अंदर हमने जितनी भी पार्टनरशिप करी वो पार्टनरशिप हम अपने दोस्त जितने भी पार्टनर्स हैं उनके हिसाब से चलाएं तो भी ठीक है। इट मीन्स पार्टनरशिप में बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड बट बोथ आर लीगल। आप इन शब्दों पर बहुत ध्यान दें। यहां पर सबसे बड़ी बात क्या लिखी है कि पार्टनरशिप रजिस्टर्ड भी हो सकती है, पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, लेकिन दोनों लीगल हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज, इकलौती समस्या क्या है, व्हेन द डिस्प्यूट अराइजेस, अगर हमारी फर्म रजिस्टर्ड हुई दोस्तों तो कोई हम पर केस करे और हम किसी पर केस करें, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर हमारी फर्म रजिस्टर्ड नहीं, अगर हमारे पेपर्स तैयार नहीं, अगर हम कानून की नजरों में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, आउटसाइडर्स कैन स्यू पार्टनर्स बट पार्टनर्स कैन नॉट स्यू आउटसाइडर्स इन ईच अदर। मतलब हम एक दूसरे पर केस नहीं कर पाएंगे, पार्टनर्स एक दूसरे पर केस नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाहर वाले हम पर केस कर पाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपने जो पार्टनरशिप एक्ट का ये इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसमें सबसे जरूरी बात क्या थी, whenever we want to do business, either we can do it alone or within the limitations of partnership law. पॉइंट नंबर 1 और 2 आप पढ़ सकते हैं। When we combine people, we increase our resources, market reach, finance, customer base, etc. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों, however, when we combine people, there are high chances of dispute between partners, which will hamper growth and development of the partnership. When partnership agreement is written and registered, there are less disputes because everyone knows what to do and what not to do. It is interesting to note that partnership agreement is not compulsory in nature. We can have a casual partnership without any paperwork as well. इसका मतलब ये हुआ पार्टनरशिप में भी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड बट बोथ आर लीगल। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, द ओनली प्रॉब्लम इज व्हेन द डिस्प्यूट अराइजेस, आउटसाइडर्स कैन स्यू पार्टनर्स बट पार्टनर्स कैन नॉट स्यू आउटसाइडर्स एंड ईच अदर। राइट दोस्तों, आइए वेलकम करें हम अगले टॉपिक का। द नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहां लिखा है इट वॉज अर्लियर अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपने सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर का नाम। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पेरेंट लॉ है और पार्टनरशिप एक्ट सेकंड चाइल्ड है कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से दो बंटवारे हुए दोस्तों, एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में अलग हो गया
और पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा था। बट लेटर ऑन सेक्शन 239 टू 266 ये वो सेक्शंस हैं जो किसमें थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और उन्हें हटाकर कहां ले आया गया, पार्टनरशिप एक्ट में। मतलब जब 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया होगा तो उसके अंदर सेक्शन 239 से 266 पार्टनरशिप से रिलेटेड होंगे, जिनको वहां से अलग हटाकर एक नया कानून बनाया गया जो आज हम पार्टनरशिप नाम से पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ यूनिवर्सल था इन नेचर। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में काफी सारी बातें ऐसी हैं जो यूनिक नहीं, कॉमन है, वो जेनेरिक है, वो यूनिवर्सल है, वो सब जगह अप्लाई होता है। कोई भी अग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कहीं भी कर लीजिए, वो सब जगह बराबर रूप से अप्लाई होता है। लेकिन जो पार्टनरशिप प्रोविजंस थे वो बाकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मैच नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक प्रोविजन के बारे में लिखा गया लॉ है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज बेस्ड अपॉन इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट 1890। वो तो दोस्तों इसलिए कि हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना वो इंडिपेंडेंस से पहले बना, ब्रिटिशर्स ने बनाया, तो इसलिए उनके अपने जो पार्टनरशिप एक्ट है उसको देखकर ही वो वहां से प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करके ही यहां पर कानून बनाया गया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि 1890 का जो हमारा इंग्लैंड का जो पार्टनरशिप एक्ट है उसी के हिसाब से हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया। आप लोग दोस्तों ये तीनों लाइंस एक बार खुद पढ़ लीजिए। ओरिजिन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये तीनों लाइनें आपको ओरिजिन समझाएंगी। जब तक आप दोस्तों खुद नहीं पढ़ते तब तक कोई फायदा नहीं होता। एक एक टॉपिक, एक एक हेडिंग जो हम डिस्कस करेंगे उसको साथ साथ आप भी अगर पढ़ें तभी ज्यादा बेहतर है। कभी भी आप वीडियो देखते हैं ना दोस्तों, तो उसको वीडियो के रूप में नहीं सुनना चाहिए, उसको कोई मूवी बनाकर मत देखिए। आप उतने ही डिसिप्लिन के साथ बैठिए जितने डिसिप्लिन के साथ आप क्लास से बैठते हैं। जैसे आप क्लास के अंदर फोकस्ड रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप फोकस रहिए। जितनी चीजें यहां पर अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाई वो उसमें मैंने कुछ ज्यादा समझाया नहीं, क्योंकि कुछ ज्यादा समझाने का था भी नहीं। वो तो बातें फैक्चुअल थी, जितनी भी बातें फैक्ट्स हैं वो सब मैंने आपके सामने रखी। धीरे धीरे आप पार्टनरशिप एक्ट डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एक एक बात समझ आएगी कि वो क्या कहता है। आइए देखें अगला टॉपिक, अप्लीकेबिलिटी। अप्लीकेबिलिटी में दोस्तों अगर हम बात करें तो अप्लीकेबिलिटी फिलहाल जो आपके सामने इस समय वीडियो है, दिस इज रेलेवेंट फॉर दिसंबर 2019 अटेम्प्ट। दिसंबर 2019 अटेम्प्ट में जम्मू एंड कश्मीर की आर्टिकल 370 का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटने के बाद भी हमें दिसंबर 19 में उसका स्पेशल स्टेटस के हिसाब से ही प्रोविजंस लिखने हैं। अभी दिसंबर 19 में कोई चेंज नहीं करना हमें। यहां देखिए क्या लिखा है, जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। बरसों हो गए दोस्तों आप लोगों को ये सुनते सुनते, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर या इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब तो चलिए आने वाले सेशंस में हमें ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी तो ये ऐसा ही है। जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पर पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं होता। प्लीज मैं दोबारा याद दिला दूं आपको, हम दिसंबर 19 की बात कर रहे हैं। जो लोगों का एग्जाम जून 2020 या उसके बाद है उनके लिए ये इंक्लूडिंग हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए तो आप यूं ही उसको याद करें, दैट पार्टनरशिप एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। राइट दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है इफेक्टिव डेट। जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हुआ वो कब से अप्लाई हुआ? वैसे तो पूरा कानून एक साथ अप्लाई होता है, लेकिन आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि सारे सेक्शंस और सारे प्रोविजंस किसी कानून के एक साथ अप्लाई हो जाए। यह भी हो सकता है कि कुछ प्रोविजंस आज अप्लाई हो, कुछ प्रोविजंस कुछ समय बाद अप्लाई हो। यह जरूरी बिल्कुल नहीं कि सारे प्रोविजंस एक साथ अप्लाई हो। अगर हमारे पास जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू हुआ तो उसमें जरूरी नहीं कि वो सारे सेक्शंस एक साथ लागू करे। आप देख सकते हैं यहां लिखा है कि सेक्शन 69 केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1933। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्ट कब बना, ये नहीं बताया जा रहा, ये बताया जा रहा है सेक्शन 69 कब लागू हुआ।
हाँ दोस्तों, क्योंकि सेक्शन 69 एक साल बाद लागू हुआ। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो पार्टनरशिप का कानून है वो लागू हो गया 1 अक्टूबर 1932 को, लेकिन जो बाकी सारे प्रोविजंस की अलग हटकर 69 सेक्शन है वो लागू हुआ 1933 में। तो दिस इज 33 एंड दिस इज 32। सो सबसे पहले सारे सेक्शन लागू हुए और कौन सा नहीं लागू हुआ वो है सेक्शन 69। किस बारे में था ये? सेक्शन 69 टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इन विच इट इज रिटन दैट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट टेकिंग रजिस्ट्रेशन। मतलब जितनी भी पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड हैं उनको क्या नुकसान होगा, उनके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी, उनको क्या लिमिटेशंस झेलनी पड़ेंगी, ये सारी जानकारी 69 में लिखी है। तो जब 69 लागू नहीं हुआ पहले एक साल में, तो उस पहले एक साल में दोस्तों कोई फर्क नहीं कि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड। उस एक वर्ष में जो कि शुरुआती साल था, दोनों पार्टनरशिप्स वेदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड को एक जैसी मान्यता दी गई। आप देख पा रहे होंगे कि पार्टनरशिप एक्ट 1933 1 अक्टूबर आते आते पूरी तरह से भारत पर लागू हो गया। सारे सेक्शंस पार्टनरशिप एक्ट के लागू हो गए। आप प्लीज इफेक्टिव डेट वाला जो टॉपिक है, ये जो 3 लाइनें आपके सामने स्क्रीन पर है, गिव इट अ गुड रीडिंग। पढ़ लिया दोस्तों? अब आता है हमारा मेन टॉपिक। जो अभी तक आप पढ़ रहे थे दैट वाज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर द चैप्टर। ये जो टॉपिक अब आपके सामने है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल गिव यू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पार्टनरशिप एक्ट एंड ऑफ कोर्स द वर्ड पार्टनरशिप। As we can see that the word partnership is defined in section 4, but I request you not to focus on the numbers of the section. Please focus on the interpretation and the meaning given in that section. अगर आप पार्टनरशिप के चैप्टर पूरा समझना चाहते हैं, आप इस परिभाषा को, इस डेफिनेशन को अच्छे से लर्न कर लीजिए। डेफिनेशन एज इन डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड नहीं। अभी जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप देख रहे होंगे कि डेफिनेशंस कितने पार्ट्स में बटी हुई है। आप देखिए पूरी डेफिनेशन को अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। कुल मिलाकर 9 पार्ट्स में मैंने डेफिनेशन टुकड़े करी है। मतलब जैसे अगर आप किसी डेफिनेशन को नहीं लिखते रनिंग में, तो मैंने रनिंग में नहीं लिखा डेफिनेशन को, मैंने उस डेफिनेशन को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करवाया। तो मैंने क्या करा, इस डेफिनेशन के अंदर से ये 9 टॉपिक्स निकाले। मतलब इफ यू एक्सप्लेन दीज 9 टॉपिक्स टू योर ओन and if you understand all of them then you are done with the partnership act. हम पूरा पढ़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट, लेकिन मैं बस आपको बता रहा था कि अगर आपने ये पार्टनरशिप का मतलब सीख लिया तो भी आपको 100% सब कुछ समझ आ जाता है। आइए पहले समझते हैं पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या लिखा है। ये जो डेफिनेशन आप पढ़ने जा रहे हैं, उस डेफिनेशन के बारे में जो बातें लिखी हैं वो एक एक करके धीरे से समझें। पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय अ सेपरेट सेक्शन। मतलब अलग सेक्शन का मतलब दोस्तों आपको याद होगा, जनरली सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती हैं, लेकिन ये पार्टनरशिप ही एक लौती ऐसी डेफिनेशन है जो सेक्शन 2 में ना होकर के सेक्शन 4 में है। पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय अ सेपरेट सेक्शन विच इज नॉट इन द ट्रेंड। जनरली ऑल द डेफिनेशंस इन द पार्टनरशिप एक्ट और एनी लॉ आर इन सेक्शन 2। यू कैन सी सारी डेफिनेशन दोस्तों सेक्शन 2 में होती हैं, बट नॉट इन दिस केस। All the definitions of section 2 just explain the meaning of any word. जितनी भी definition section 2 के अंदर होती हैं, obviously वो हमें definitive meaning बताती हैं कि किस word का क्या मतलब निकाला जाए। लेकिन ये जो definition आपने section 4 में पढ़ी, वो partnership का मतलब समझा रही है, वो उसकी nature समझा रही है, वो हमें उसके feature समझा रही है। Definition जो है यहाँ पर है, this definition जो partnership की definition है, is explaining the nature of partnership as well. It is very interesting to note that minimum number of partner, which is 2, is not written anywhere in the act. So we must analyze the definition to be of special importance. हाँ जी, तो ये जो डेफिनेशन थी, इस डेफिनेशन के बारे में मैंने जो ये लाइनें लिखी, वो अगर आप ना भी अभी दोबारा रिपीट करें पढ़ने में तो भी ठीक है।
आपको बस मैं याद दिला दूं कि ये जो मैंने पार्ट्स करे थे उन पार्ट्स में आप देख सकते हैं सेक्शन 4 डिफाइंस द पार्टनरशिप एज द रिलेशनशिप। तो बात कहां से शुरू होती है? रिलेशनशिप से। तो पार्टनरशिप के डेफिनेशन में क्या वर्ड है दोस्तों? रिलेशनशिप। पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप। देखिए यहां लिखा है रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप विच इज क्रिएटेड नॉट बाय बर्थ बट बाय अग्रीमेंट। रिलेशनशिप से संबंधित जितने भी बातें हैं वो यहां पर हैं। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप विच इज क्रिएटेड नॉट बाय बर्थ बट बाय अग्रीमेंट। दोस्तों रिश्ते, रिलेशनशिप, संबंध दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो बाय डिफॉल्ट जन्म से आपको प्राप्त हो जाते हैं, आप उन्हें चूज नहीं कर सकते, यू वांट दिस एंड यू डू नॉट वांट दिस। लेकिन एक ऐसा रिलेशनशिप जिसे आप चुन सकते हैं। पार्टनरशिप भी एक ऐसा ही रिलेशनशिप है जहां पर अग्रीमेंट से पार्टनरशिप शुरू होती है, बाय बर्थ नहीं। इट मींस इट इज कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप and not blood relationship. This partnership is a relationship that you create yourself. It does not get created automatically. Whatever may be the share of capital, profit will be divided equally. मतलब अगर एक परिवार में 4 लोगों की अर्निंग का जो लेवल हो वो ऊपर नीचे हो, तो ऐसा नहीं है ना कि उनको जो चीजें परिवार में दी जाएंगी वो ऊपर नीचे के हिसाब से दी जाएंगी। वहां लिखा है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं उनकी रिलेशनशिप की वजह से उनका कैपिटल का शेयर कुछ भी हो, अगर उन्होंने अपना कोई पर्सनल अग्रीमेंट नहीं करा तो उनका जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड होगा। इट इज नॉट नेसेसरी टू डिस्ट्रीब्यूट लॉसेज एज वेल जस्ट बिकॉज वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है हमारे सारे पार्टनर्स के बीच में, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमारे सारे पार्टनर्स के बीच में लॉसेस भी उतने ही बांटे जाएं। हमारी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स आपस में मिलकर ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम किस पार्टनर्स को क्या देना चाहते हैं। यहां आगे कहते हैं ड्यू टू रिलेशनशिप न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली इफ 100% पार्टनर्स एग्री, बट इफ समवन रिटायर्स नो अप्रूवल इज नीडेड। उनका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नया पार्टनर आता है, तो हमारे पार्टनरशिप की म्यूचुअल रिलेशनशिप की वजह से रूल ये कहता है कि जब तक सारे पार्टनर्स अग्रीमेंट नहीं कर देते तब तक नया पार्टनर ज्वाइन नहीं कर सकता। नया पार्टनर तभी ज्वाइन करेगा जब सारे पार्टनर्स अग्रीमेंट कर देंगे। जब तक सारे पार्टनर्स अग्री नहीं कर जाते तब तक कोई भी नया पार्टनर ज्वाइन नहीं कर सकता। लेकिन आगे क्या लिखा है कि जब रिटायरमेंट होता है तब किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। तो वो तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, कोई जा रहा है तो उसे सारे पार्टनर मिलकर नहीं रोक सकते, लेकिन कोई आ रहा है तो जब तक सारे पार्टनर राजी नहीं हो जाते तब तक हम उस पार्टनर को अराइवल नहीं होने देंगे, उसका एडमिशन नहीं होगा। आगे लिखा है ड्यू टू रिलेशनशिप इनकम एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी रिसीट एंड पेमेंट डन बाय वन पर्सन विल बिलोंग टू एवरी पर्सन। मतलब किसी भी पार्टनर के द्वारा अगर कोई इनकम एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी रिसीट और पेमेंट हो, लेकिन उसने ये काम पार्टनरशिप के नाम से किया हो, तो भले ही वो उसकी हो, उसके द्वारा करी गई हो, लेकिन उस पर जो अधिकार है वो सिर्फ उसका नहीं, पूरे की पूरी पार्टनरशिप फर्म का होगा। मतलब जो भी होगा वो सबका होगा। कोई एक पार्टनर ये नहीं कह सकता कि ये इनकम तो मैं करके लाया, तो अगर वो तुम भी करके लाए तो भी तुम सबके लिए करके लाए। ये बात हमें माननी होगी कि जो भी होता है वो सबके लिए होता है। इसी बात को आगे अन्य शब्दों में समझाया गया। इन सिंपल वर्ड्स ऑल द पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर। सभी पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट हुआ करते हैं। यहां पर यह लाइन भी देखने योग्य है। इट मीन्स एक्टिविटी डन बाय वन पार्टनर विल बाइंड एवरीवन एल्स। मतलब यही बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। आप ये आखिरी लाइन रीड कर लीजिए, फ्रेम में है अभी, कि अगर कोई भी काम एक पार्टनर करता है तो सारे के सारे पार्टनर्स उसका हक ले सकते हैं। सारे पार्टनर्स को हक है कि वो उसमें से अपना हिस्सा ले सकें। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि सिर्फ इनकम नहीं, एक्सपेंस भी बढ़ते हैं, प्रॉफिट नहीं, लॉसेस भी बढ़ते हैं, एसेट नहीं, लायबिलिटीज भी बढ़ती है। आइए अगला हमारा डेफिनेशन का कंपोनेंट है। पहले मैं आपको डेफिनेशन का
एक ओवरव्यू दिखा दूं। दिस वॉज द डेफिनेशन वी स्टार्टेड विद। हमारा पहला हिस्सा जो हमने शुरू करा समझना वो है रिलेशनशिप। पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप। पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। तो आइए देखें बिटवीन पर्सन्स में बिटवीन पर्सन्स क्या है। आप देख रहे होंगे और आपको फील भी हो रहा होगा कि डेफिनेशन को इस ऐसे पार्ट्स में कर करके आप समझेंगे तो बड़ा अच्छा एनालिसिस हमारे सामने पेश हो जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चन अगर हम स्कैनर के करना चाहें तो सिर्फ इतना सा पढ़ के भी हो सकते हैं। वैसे आप बिल्कुल पूरी पार्टनरशिप एक्ट वीडियो से पढ़िए, बट आई वाज जस्ट शोइंग यू द एक्सप्लेनेटरी इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। वहां लिखा है देखिए बिटवीन पर्सन्स मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होते हैं। दे मे और मे नॉट बी नेचुरल पर्सन, मतलब जरूरी नहीं है कि राजू और मोहन ही पार्टनर बनेंगे। 2 आर्टिफिशियल एंटिटी, 2 कंपनियां भी आपस में पार्टनर्स हो सकती हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, ये यहां पर नोट है दोस्तों, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज ऑल्सो एब्सेंट इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अरे ये क्या बात है, पार्टनरशिप में अधिकतम कितने पार्टनर्स होने चाहिए या कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, ये बात जानकारी तो पार्टनरशिप एक्ट में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज एक्चुअली प्रेस्क्राइब्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। देखिए आप, एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स विल बी प्रेस्क्राइब्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओहो, अरे तो हमें यह नहीं समझ आ रहा कि है तो हमारी पार्टनरशिप, उसमें सेक्शन 464 कहां से आ गया, एमसीए कैसे आ गई, वो कंपनी लॉ कैसे आ गया। तो दोस्तों सबसे जरूरी बात मैं आपको बताऊं, सच ये है कि पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सभी का जो रेगुलेशन है, इन सभी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास ही है। अगर आपकी पार्टनरशिप में एक लिमिट से ज्यादा पार्टनर्स हो गए तो आपको 6 मंथ्स के अंदर कंपनी में ही कन्वर्ट होना होता है। तो जो मैक्सिमम पार्टनर की संख्या है वो हमें नहीं पता, होगी 50 शायद, लेकिन वो संख्या पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं लिखी। वो संख्या कहां लिखी है दोस्तों, कंपनीज एक्ट 2013 में। आइए देखें यहां क्या लिखा है। द सेम सेक्शन फर्दर सेज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिसाइड एनी नंबर। प्लीज ध्यान दें इस बात पर, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कोई भी नंबर डिसाइड कर सकती है, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं कर सकती। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो पार्टनर्स की संख्या मैक्सिमम 100 कर सकती है हमारी पार्टनरशिप में। लेकिन दोस्तों क्या अभी 100 की लिमिट है? नहीं, एट प्रेजेंट द लिमिट इज 50 पार्टनर्स। 50 पार्टनर्स की लिमिट है एट प्रेजेंट। अभी जो लिमिट है दोस्तों वो 50 है, आने वाले कल में वो 100 भी हो सकती है, लेकिन वो किसी भी समय 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। राइट सर। अगला पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर वेदर 50 और 100, जो मैक्सिमम नंबर अभी 50 है, कल को अगर 100 भी हो जाए, डज नॉट अप्लाई किस पर, ऑन एचयूएफ पर। हाँ तो दोस्तों एचयूएफ में तो अग्रीमेंट से पार्टनरशिप होती ही नहीं। एचयूएफ तो आपको पता होगा वहां पर तो मेंबरशिप बाय बर्थ है। तो जब एचयूएफ का नेचर ही अलग है तो एचयूएफ को पार्टनरशिप से कंपेयर करना गलत है। लेकिन अब जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। दिस मैक्सिमम नंबर वेदर 50 और 100 डज नॉट अप्लाई ऑन एचयूएफ बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय बर्थ एंड नॉट बाय अग्रीमेंट। लेकिन दोस्तों ये बताओ, अगर हमारी पार्टनरशिप जिसमें 50 लोग होते हैं वो और एचयूएफ अलग है, इसलिए हम दोनों के प्रिंसिपल्स को मैच नहीं कर पा रहे, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि 2 एचयूएफ मिलकर एक पार्टनरशिप क्रिएट करें? तो फिर तो पार्टनरशिप लॉ उन पर लगना चाहिए, बिल्कुल लगेगा। हाउएवर देखिए आप क्या लिखा है, इफ 2 एचयूएफ और मोर कम टुगेदर, वो एक साथ आ जाएं टू मेक अ पार्टनरशिप, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एचयूएफ कैन नॉट एक्सीड 50। अगर
किसी एक HUF में 100 सदस्य भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर HUF दूसरी HUF के साथ पार्टनरशिप करेगी तो पार्टनरशिप करते समय आपको क्या ध्यान रखना होगा कि दोनों HUF का मिलाकर का जो टोटल है वो 50 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑब्वियसली अगर किसी एक HUF में 50 क्रॉस हो चुका तो वो दूसरी HUF के साथ पार्टनरशिप नहीं कर पाएगी। देखें आप, इफ टोटल पार्टनर्स एक्सीड 50, जैसे होने तो नहीं चाहिए लेकिन अगर हो गए 50 से ज्यादा तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास 3 ऑप्शन है दोस्तों। देखें आप, पहला ऑप्शन कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, कंपनी को कन्वर्ट कर दीजिए, पार्टनरशिप को अपनी कंपनी में कन्वर्ट कर लीजिए। दूसरा, रिड्यूस द नंबर ऑफ पार्टनर्स। भाई ऐसा तो है नहीं ना पार्टनर अपने आप आ गए, ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? मैक्सिमम 50 की फिगर थी तो वो लाए गए होंगे ना, तो तुम जैसे लाए और वैसे उन्हें हटा दो। अगर पार्टनर्स की संख्या कम हो जाएगी तो वैसे भी अच्छा रहेगा, पार्टनर्स की लिमिट कम हो जाएगी तो वापस से प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, फिर आपको कंपनी के रूप में कन्वर्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन लिखा है यहां पर, अगर 1 और 2 ना सिलेक्ट करे जाएं 6 मंथ्स में तो रेजिडुअल ऑप्शन मतलब कंपल्सन ही है दोस्तों ये तो क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म, हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो इलीगल हो जाएगी, मतलब हमारी पार्टनरशिप फर्म इलीगल घोषित हो जाएगी अगर हमने ना तो पार्टनर्स की संख्या को कम करा और ना ही हमने अपनी पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करा। तो ये 2 हेडिंग हमने पढ़ी। मैं आपको डेफिनेशन दोबारा दिखाता हूं। हमने एक तो ये पढ़ा पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप, और जब हमने पढ़ा पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप तो हमने उसकी पूरी डिटेल पढ़ी। बिटवीन पर्सन्स मतलब किन लोगों के बीच में पार्टनरशिप होती है, कितने लोग हैं वहां पर। तो अब आप समझ गए होंगे आगे हम क्या पढ़ेंगे, हु हैव अग्रीड। तो आप पहले काउंट कर लो, आप पहले लाइनें याद कर लीजिए, शब्द याद कर लीजिए क्या टॉपिक है। सेक्शन 4 डिफाइंस द पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन persons who have agreed, right? So now we'll study the meaning of the word agreed. ये वो word है दोस्तों which is very important. If there is no agreement, there is no partnership. Partnership can be created only if we have agreement. Partnership agreement is compulsory, but it may or may not be written. ये तो हमने सबसे पहले शुरुआत में भी सुना था कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो हो वो रिटन में ही हो। जब एक पार्टनर दोस्तों आता है, ही कम्स विद फ्री कंसेंट विच इज कॉल्ड अग्रीमेंट। मतलब ऐसा नहीं होता ना कि हम किसी पार्टनर से कहें कि भाई हमारी फर्म में आजा, वो कह रहे नहीं मैं तो नहीं आऊंगा, हम कह रहे हम भी देखते हैं कैसे नहीं आता। ऐसे तो कुछ करते नहीं आप। तो जब भी पार्टनर आता है वो अपनी मर्जी से आता है, और जब भी पार्टनरशिप चलती है तो वो सबकी मर्जी से चलती है, कोई इसमें ऑटोमेसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपनी में 5 शेयर होल्डर थे, एक शेयर होल्डर मर गया तो फिर शेयर होल्डर कम नहीं हुए, क्यों? क्योंकि वो शेयर होल्डर के लीगल हेयर पे अपने आप शेयर पहुंच गए। तो यहां पर ऐसा नहीं होता कि पार्टनर नहीं रहा तो साहब पार्टनरशिप चलती रहेगी। वहां पर हमें तभी तक पार्टनरशिप चलानी है जब तक वो अग्रीमेंट है, और अग्रीमेंट तब तक है जब तक वो पार्टनर है। अगर पार्टनर मरता है तो उसका लीगल हेयर कैन नॉट बिकम पार्टनर ऑटोमेटिकली without an agreement. Agreement can be modified any number of times, but 100% consent is compulsory. उनका कहने का मतलब ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि आप कभी भी अग्रीमेंट को चेंज करना चाहें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करना चाहें तो ये सब कुछ हो सकता है। बस आपको क्या करना चाहिए, एक बार कंसेंट ले लेनी चाहिए सभी लोगों से। अब दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट आपसे इसको पढ़ लीजिए एक बार, हु हैव अग्रीड को, और मैं बैकग्राउंड में आपको सुनाता जा रहा हूं कि डेफिनेशन क्या थी। डेफिनेशन दोस्तों अगर आपने पढ़ी थी तो आपको याद होगा, डेफिनेशन थी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड फॉर व्हाट, टू शेयर प्रॉफिट्स। तो वो भी हम पढ़ेंगे टू शेयर प्रॉफिट्स, लेकिन आप डेफिनेशन को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। हमने सुना पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। तो आगे आने वाले शब्द आपको बताएंगे कि ये अग्रीमेंट किस बात का है,
वो बिजनेस क्या होगा, लेकिन अभी आपने सुना पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड। नाउ टू शेयर प्रॉफिट्स, तो अगर आप कनेक्ट करें तो क्या लाइन बनेगी, पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड फॉर व्हाट, टू शेयर प्रॉफिट्स। ये देखिए यह लिखा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मींस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ओनली, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट डज नॉट मीन शेयरिंग ऑफ लॉसेस, इट इज नॉट कंपल्सरी टू शेयर द लॉसेस, नुकसान को बांटना बिल्कुल कंपल्सरी नहीं होता। वी कैन हैव अ पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, हमारे पास ऐसा पार्टनर हो सकता है जिसके साथ हम खाली प्रॉफिट बांटें, लेकिन ऐसा पार्टनर नहीं हो सकता जिसके साथ हम केवल लॉसेस बांटें। वी कैन हैव अ पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली बट वी कैन नॉट हैव अ पार्टनर इन लॉसेस ओनली। इट इज ट्रू दैट पार्टनर रिसीव्स प्रॉफिट, ये ट्रू है कि पार्टनर को प्रॉफिट रिसीव होता है, बट एवरी पर्सन हु रिसीव्स प्रॉफिट डजंट बिकम पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉय मे बी गिवन सम शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्यों ऐसा हुआ, अरे किसी एम्प्लॉय की वजह से हमारी पार्टनरशिप फर्म को बहुत बढ़िया बिजनेस मिला और हम उसको 2% प्रॉफिट का शेयर देने लगे, तो इसलिए क्योंकि उसे प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है वो पार्टनर नहीं हो गया। अभी आपने पहले लाइन सुनिए क्या थी, टॉपिक का नाम था टू शेयर प्रॉफिट्स, मतलब जो पार्टनरशिप है उसका बेसिक एलिमेंट है प्रॉफिट को शेयर करना, लेकिन प्रॉफिट को शेयर करने का जो बेसिक एलिमेंट है उस बेसिक एलिमेंट के लिए हमने ये लाइन ऑपोजिट में लिखी कि ऐसा नहीं है कि किसी को प्रॉफिट मिलने लगेगा तो ऑटोमेटिकली वो पार्टनर बन जाएगा, मतलब एवरी पार्टनर रिसीव्स प्रॉफिट बट एवरी पर्सन रिसीविंग प्रॉफिट इज नॉट अ पार्टनर, राइट। इट सेज विडोअर विडोअर ऑफ अ पार्टनर, सपोज कोई पार्टनर मर गया तो उसके स्पाउस को विडोअर को अगर हम प्रॉफिट का कोई शेयर दे देते हैं तो ये पार्टनरशिप क्रिएशन नहीं हुआ। सम एजेंट मे बी गिवन सम शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऑल ऑफ देम आर नॉट पार्टनर्स। आप प्लीज एक बार दोबारा पढ़ो, हमने ये जो आखिरी लाइन इस पेज पे थी, ये वाली जिस पे मैं ब्लू टिक कर रहा हूं, आप ये वाली लाइन प्लीज पढ़ो। यहां क्या लिखा है, यह लिखा है कि ये सच बात है कि हर पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान जिसे प्रॉफिट मिलता है वो पार्टनर हो गया। मतलब प्रॉफिट लेना एक प्री रिक्विजिट नहीं है पार्टनर बनने की, पार्टनर बनने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने एग्जांपल्स दिए कि इन केसेस में, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर पहली 3 लाइनें हैं, इन केसेस में हम एक नॉन पार्टनर के साथ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। हम एक नॉन पार्टनर के साथ जब प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टनर बन गया। आइए आगे देखें। प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनी रेशो एंड नॉट नेसेसरीली एज पर द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कैपिटल के हिसाब से ही प्रॉफिट बटे, प्रॉफिट कैसे भी बट सकता है बट प्रॉफिट बटना चाहिए। इफ पार्टनर्स डू नॉट डिसाइड एनीथिंग प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये आपने अकाउंट्स में भी सुना होगा, कई जगह ऐसा होता है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसे आप पीएसआर कहते हैं वो लिखा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीएसआर नहीं लिखा होता तो फिर जितना भी प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब आपको थोड़ा कष्ट जरूर होगा, लेकिन मैं आपको दोबारा रिपीट करवाऊंगा वो डेफिनेशन जो हमने शुरू में देखी थी। पार्टनरशिप आप वहां बैठे बैठे बोल सकते हैं, पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप। क्या है पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। किसका प्रॉफिट्स? ऑफ अ बिजनेस। ये देखें आप, हमने ये पढ़ा बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। अब ऐसे एक एक करके अगर आप कंपोनेंट एनालाइज करेंगे ना तो सर कभी गड़बड़ होगी ही नहीं। इतना अच्छे से पढ़ के जाइए कि फुल प्रूफ प्लान आपके पास तैयार हो आंसर को लिखने का। वो कहीं से कुछ भी पूछ ले आपको सब आता हो। आइए सर, नाउ वी हैव द टॉपिक ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल नेचर। ऑब्वियसली मान लो कोई बिजनेस नहीं है, बाबूजी अपने दोनों बेटे को वो हवेली दे गए और चल बसे, और वो हवेली में काफी सारे किराएदार थे। वो जो किराएदार थे उनसे इनकम आती रही और वो दोनों भाई आपस में बांटते रहे। तो को ओनरशिप तो है यहां पर, दोनों के पास आय का साधन तो है, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट होगा तब जब बिजनेस होगा,
कहीं से भी कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होने लगे जो कमर्शियल नेचर की ना हो, जो बिजनेस ओरिएंटेड ना हो, उसको पार्टनरशिप नहीं कह सकते। यहां लिखा है बिजनेस मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल नेचर। ये कुछ भी हो सकता है, ये ट्रेड हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकता है, सर्विसेज। आपको इनका मतलब पता है दोस्तों? ट्रेड का मतलब होता है परचेज एंड सेल, मतलब माल खरीद के बेचोगे जो लोग करते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड। इंडस्ट्री मतलब आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हो और फिर बेचते हो, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल। और सर्विसेज इज सर्विसेज, इट कैन बी कॉमर्स, इट कैन बी टेलीकॉम, इट कैन बी एनी सर्विस फैसिलिटेटिंग द बिजनेस। आगे लिखा है दोस्तों, इफ देयर इज प्रॉफिट शेयरिंग विदाउट बिजनेस। मैंने बोला आपको कि यहीं कहीं से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाए, कुछ लोगों को कोई फायदा होने लगे, दो लोगों ने मिलकर जमीन खरीदी और उसे बेच दिया, लेकिन उनका काम नहीं था ये, उनका बिजनेस नहीं था ये, उनको तो कॉमन एडवांटेज हो गया, तो फिर उसको पार्टनरशिप नहीं कह सकते। वो कहते हैं इफ देयर इज प्रॉफिट शेयरिंग विदाउट बिजनेस इट इज नॉट पार्टनरशिप। इट इज नॉट नेसेसरी दैट बिजनेस शुड बी रजिस्टर्ड। ये तो हम कब से सुन रहे हैं, जब से आपने ये टॉपिक पढ़ना शुरू करा होगा तब से हम कई बार ये सुन चुके। इट इज नॉट नेसेसरी दैट बिजनेस शुड बी रजिस्टर्ड, बिजनेस शुड बी लाइसेंस्ड, बिजनेस शुड बी लार्ज। बिजनेस होना चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर बिजनेस के नेचर और साइज पर ये रजिस्ट्रेशन निर्भर होता ना सर, तो शायद हम जीएसटी और इनकम टैक्स पढ़ रहे होते। कानून को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने करोड़ के टर्नओवर वाली पार्टनरशिप है। इफ देयर इज अ बिजनेस एंड इफ देयर आर पार्टनर्स, यस इट कैन बी अ पार्टनरशिप वेल रजिस्टर्ड विद द लॉ। वहां पर आगे देखें, इट मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग इज नॉट द क्राइटेरिया बट बिजनेस इज द राइट क्राइटेरिया टू फाइंड आउट पार्टनरशिप। क्योंकि लाभ का बंटवारा कई जगह होता है, लेकिन बिजनेस की उपस्थिति होना भी बहुत जरूरी है। इस समय स्क्रीन पर जितनी लाइंस हैं वो सब ऑफ अ बिजनेस वाले शब्द का एक्सप्लेनेशन है। मैं आपको डेफिनेशन एक दोबारा बोल देता हूं, आप कितना भी बोर हो सर, लेकिन डेफिनेशन तो आपको बार बार सुननी ही होगी। पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप। पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। अब जो बिजनेस है वो अपने आप तो चलता नहीं, वो या तो सारे पार्टनर चलाएंगे या कुछ पार्टनर सबके बिहाफ पर चलाएंगे। तो अगला टॉपिक ये है कि जो बिजनेस है वो कौन चला रहा है। आप इसे पढ़ लीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ें। Yes. So we have carried on by all. All the partners have equal rights and duties. सारे पार्टनर्स हैं सर, उनमें कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय नहीं है। तो जब उनमें कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय नहीं है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके हाथों में क्या है, सब लोग सारे काम कर सकते हैं। वो तो आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात अलग है कि आपने किस पार्टनर को क्या काम दिया, लेकिन वैसे ऑल पार्टनर्स आर एक्चुअली इक्वल। नो वन हैज मच अथॉरिटी और लेस अथॉरिटी, ना तो किसी पे ज्यादा है और ना ही किसी पर अथॉरिटी कम है, दोनों बराबर रूप से अधिकारी लोग हैं। नो पार्टनर इज सुपीरियर, नो पार्टनर इज इंफीरियर, कोई पार्टनर ऊपर नहीं और कोई पार्टनर नीचे नहीं। इट मींस इवन इफ ऑल पार्टनर्स अग्री दे कांट टर्मिनेट और एक्सपेल एनी पार्टनर। लेकिन दोस्तों अगर एक्सपेल्शन डीड में लिखा होगा तो हो सकता है। एक्सेप्ट व्हेन इट इज रिटन इन डीड, मतलब आपकी पार्टनरशिप डीड में अगर पहले से लिखा होगा तो ये हो सकता है। आइए आगे देखें, अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए आपके डीड में नहीं लिखा और आप फिर भी एक्सपल्शन चाहते हैं पार्टनर का, तो इफ अ रिमूवल इज एक्चुअली नीडेड, डिसोल्यूशन इज द बेस्ट ऑप्शन। ऑल पार्टनर्स हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म।
सभी पार्टनर्स का बराबर अधिकार है, बट अथॉरिटीज ऑफ अ पार्टनर कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड subject to 100% approval. Of course, all the partners can come together to decide कि किसी पार्टनर के अधिकार हमें बढ़ाने और घटाने हो तो वो कैसे हो सकता है. In simple words, every partner has all implied authorities, but they can be altered subject to agreement. ये शब्द सुना आपने? Implied authorities का मतलब कि हर पार्टनर पे सारे अधिकार होते हैं दोस्तों, लेकिन उसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं जब आप मिल बैठकर बात करते हैं. तो अगला हेडिंग सुनने से पहले मैं आपको एक बार प्लीज दोबारा, मैंने पिछले टॉपिक पे भी आपको डेफिनेशन नहीं दिखाई थी, एक बार पूरी डेफिनेशन देख लीजिए. जी दोस्तों, पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप किसके बीच में? बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them. लेकिन अगर कोई अकेला करेगा तो कैसे करेगा? एक्टिंग फॉर ऑल. मतलब अगर सब लोग मिलकर व्यापार चलाएंगे तो वो तो ऑब्वियसली सबका भला करेंगे, लेकिन अगर कोई एक भी चलाएगा तो भी वो जो भी चलाएगा वो अपने लिए नहीं चलाएगा, वो सबके लिए चलाएगा. उसने जो भी करना है वो सबके लिए मिलकर करना है. पार्टनरशिप को चलाने वाला ऑल पार्टनर्स भी हो सकते हैं और उनमें से कोई एक भी हो सकता है. देखिए यह लिखा है, आइडियली ऑल पार्टनर्स शुड रन द बिजनेस कलेक्टिवली. हाउएवर दे मे ऑथराइज वन और मोर पार्टनर्स टू वर्क ऑन देयर बिहाफ. लेकिन वो बाकी पार्टनर्स को ऑथराइज कर सकते हैं कि वो उसके काम में, उनके बिहाफ में काम करे. जिसको आप ऑथराइज करोगे वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और अगर सब है तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन सबसे जरूरी बात जो आपने इस समय यहां देखी वो ये है कि वेदर वन पार्टनर रन्स और मोर देन वन पार्टनर रन, पर्सन रनिंग द बिजनेस शुड बी पार्टनर एंड नो वन एल्स. मतलब एक पार्टनर रन करे चाहे 10 पार्टनर रन करें, लेकिन जो भी रन करेगा वो पार्टनरों में से ही कोई होना चाहिए, बाहर वाला आदमी नहीं हो सकता. कोई आउटसाइडर को हम यहां पर नहीं बुला सकते. इट मीन्स अ नॉन पार्टनर कैन नॉट रन द बिजनेस. अगर कोई नॉन पार्टनर को आपने एम्प्लॉय रख भी लिया तो कानून के सामने एम्प्लॉय ने जवाब नहीं देना. ऑल द लिटिगेशन विल टेक प्लेस अगेंस्ट पार्टनर्स. तो हमारे लिए तो पार्टनर ही जिम्मेदार आदमी है. बस इतनी सी बात है कि पार्टनर खुद नहीं कर सकता तो वो किसी को रखे, लेकिन जिसको भी वो बिहाफ पे रखे वो काम तो ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर्स ही कहलाएगा. इवन इफ एम्प्लॉय, देखिए आप, मैंने यही अभी आपको बताया, इवन इफ एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड टू मैनेज द बिजनेस, लायबिलिटी विल रिमेन ऑफ द पार्टनर्स ओनली. जब आप कोर्ट जाएंगे तो वो कोई नहीं सुनेगा कि आपके एम्प्लॉय ने क्या करा. लोग यही समझेंगे कि एम्प्लॉय ने जो भी करा होगा वो आपके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही करा होगा. नाउ एक्टिंग फॉर ऑल. व्हाट इज एक्टिंग फॉर ऑल? इट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी. एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या था? वन फॉर ऑल फॉर वन. जो तेरा है वो मेरा है. पार्टनर्स आपस में क्या कह रहे हैं कि अगर एक पार्टनर भी पार्टनरशिप फर्म को चलाएगा तो होने वाली इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, प्रॉफिट, लॉस वो किसका है? वो सबका है. इन सिंपल वर्ड्स, ऑल पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर. एक्टिविटी डन बाय वन पार्टनर विल बाइंड ऑल अदर पार्टनर्स. इन बिजनेसेस अदर देन पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग इज प्रेजेंट एवरीवेयर. वो ये बताना चाह रहा है पैराग्राफ आपको कि प्रॉफिट शेयरिंग तो कंपनी में भी होती है, प्रॉफिट शेयरिंग तो और जगह भी होती होगी, लेकिन वो जो म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट है वो यूनिक है पार्टनरशिप में, वो कहीं और नहीं पाया जाता. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या था कि वही एक की एक्टिविटी सब पर बाइंडिंग होगी और सबकी एक्टिविटी किसी एक पर बाइंडिंग होगी. इन अदर वर्ड्स, इफ अ पार्टनर बिकम्स अनेबल टू पे हिज ड्यूज, रिमेनिंग पार्टनर्स विल हैव टू बियर इट. अगर एक पार्टनर अपने ड्यूज नहीं चुका पाया, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी लेकिन फिर भी उसकी एसेट्स इनसफिशिएंट निकली, तो बाकी लोगों को उसे झेलना होगा. आपने देखा डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप पूरी हो गई. एक्टिंग फॉर ऑल एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको दोबारा डेफिनेशन की तरफ ले चलूं. आपका खुद पढ़ना देखो बहुत जरूरी है. अगर आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो ये स्पीच हो जाएगी. We are not here to listen speeches. They are available on net. Very good. But हमें ना नंबर आएंगे इस पैराग्राफ से, इन पॉइंट से, इनको समझकर.
ये थी दोस्तों डेफिनेशन। ये डेफिनेशन क्या कह रही थी? सेक्शन 4 कहता है कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। कौन सा वाला? बाय बर्थ या बाय अग्रीमेंट? बाय अग्रीमेंट, यस। बिटवीन पर्सन, पर्सन कौन से हो सकते हैं? नेचुरल, आर्टिफिशियल या दोनों? दोनों। मिनिमम कितने बताओ? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। जो सरकार कितना कर सकती है? 100। हु हैव अग्रीड, अग्रीड मतलब अभी हमने सुना कि इनके बीच का जो अग्रीमेंट है उससे पार्टनरशिप क्रिएट होती है, ना कि बाय बर्थ। टू शेयर प्रॉफिट्स एज इन, प्रॉफिट्स के लिए होता है, लेकिन लॉसेस बांटे ना बांटे आपका मन है। पीएसआर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर लिखा होगा तो ठीक है, नहीं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बिजनेस गुड्स का भी हो सकता है, सर्विस का भी हो सकता है, लेकिन बिजनेस होना जरूरी है। यूं ही कोई प्रॉफिट हो गया और वो बांट लिया तो वो नहीं माना जाएगा। ये आपने सुना था, ये चॉइस है कि सारे पार्टनर्स चलाएं या उनकी वजह से कोई एक चलाए, उनकी तरफ से कोई एक चलाए, लेकिन जो भी चलाएगा वो क्या माना जाएगा कि वो सबके बिहाफ पे चला रहा है। दिस इज द पार्टनरशिप डेफिनेशन। दैट्स ऑल अबाउट द डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को पढ़कर अगर आप अच्छे से इन प्रिंसिपल्स को सुन पाए और समझ पाए ना, तो वैसे भी आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, राइट? तो अगर आप डेफिनेशन को एक बार दोबारा रीड करना चाहें, मैं एक एक करके आपको व्यू देता हूं। आप पहले ये देखें, सेक्शन 4 था, यू कैन पॉज इट एंड यू कैन रीड इट, राइट? उसके बाद रिलेशनशिप वर्ड, आप इसे एक एक बार पॉज कर करके आराम से बार बार पढ़ सकते हैं। रिलैक्स होके पढ़िए। वीडियो का मतलब सुपर फास्ट नहीं होता, वीडियो का मतलब होता है रिलैक्सिंग मोड में भी आप उतना ही पढ़ पाए जितना आपको लेक्चर में आता। दिस इज अ टूल टू स्टडी, दिस शुड नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, यू नो। आप प्लीज इसे पॉज पॉज कर करके पूरा का पूरा एक बार पढ़ सकते हैं। ये जितनी भी बातें लिखी हैं, अगर आप कहीं दूर बैठे हैं और आप मेरे लेक्चर फिजिकली नहीं ले पाते हैं, तो भी आपको ये फेस टू फेस का जो मटेरियल है, इसको आपको हाथ से खुद अपने नोटबुक पे लिख लेना चाहिए। ये जितने भी वर्ड आप यहां पर देख रहे हैं, वो सारे वर्ड क्लास नोट्स हैं, विच वी गिव इन एज अ डिक्टेशन इन द क्लास। तो अगर आप ये सारी बातें अपने हाथ से लिखेंगे दोस्तों, तो आपको परमानेंट याद हो जाएंगी। आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो स्पीच बन के रह जाएंगे। प्लीज इन्हें लिखना आप, प्लीज। राइट सर? तो यहां तक आपकी डेफिनेशन थी। फाइन, थैंक यू सो मच।